Hello friends, welcome to National and Social Movements of India, a special series by बोधगंगा अकेडमी। तो देखिए ये सीरीज में हम लोग जितनी भी हमारी कंट्री की फ्रीडम मूवमेंट है जिससे हम लोग अपने 1947 के इंडिपेंडेंस के सफर पे पहुंचे, वो सारी मूवमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज ऐसी एक और खास मूवमेंट मैं जो डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है दांडी मार्च, जो कि हर एक पेपर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। ये दांडी मार्च ऐसी फेमस मूवमेंट है जो कि हर एक पेपर का कोर बनाती है। तो देखिए दांडी मार्च डिस्कस करने से पहले बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि दांडी मार्च एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि जब शुरू हुई थी, जब कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था फॉर पूर्ण सत्याग्रह 1929 के सेशन में। जब पूर्ण सत्याग्रह का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था, उसके बाद दांडी मार्च या शॉर्ट सत्याग्रह पहली ऐसी मेजर मूवमेंट थी जो कि गांधी जी के लीडरशिप में हुई थी। उस टाइम पे गांधी जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करें जिस तरह से वो चाहते हैं। तो एक तरह से दांडी मार्च जो था वो सिविल डिसोबीडियंस का बेस मूवमेंट थी। इसमें गांधी जी ने अपने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के तरीकों से यह दिखाया था कि किस तरह से ब्रिटिश के अत्याचार को सहते हुए भी जो इंडियंस हैं वो शांति से और प्यार से अपने इंडिपेंडेंस के सफर को तय कर सकते हैं। That is why this movement is one of the most basic classic example of non violence and सत्याग्रह, जिसे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड ने सराहा था। यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेम्स बेवेल और ऐसे जितने भी सिविल राइट मूवमेंट आगे हुई हैं अफ्रीकन अमेरिकन ने, उनके लिए भी ये मूवमेंट एक सिखाई सबक था। किस तरह से आगे मूवमेंट को लीड करना है उनके लिए भी सबक था। तो आज हम ऐसी एक मूवमेंट को दांडी मार्च को डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो कि पीछे पूछे गए हैं पहले। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ मूवमेंट, देन वी विल गो टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दांडी मार्च की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे की इवेंट्स की, दांडी मार्च कहां से शुरू हुई, कहां कहां पे गई और कहां पे खत्म हुई, ये सारी चीज जानेंगे। अगले हम लोग बात करेंगे धरासना सत्याग्रह। हो सकता है ये चीज आपके लिए नई हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धरासना सत्याग्रह जो दांडी मार्च का एक पार्ट था शॉर्ट सत्याग्रह का, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आउटकम्स, की लीडर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद दांडी मार्च के इन्फ्लुएंस से और जो पार्ट्स ऑफ कंट्री में कुछ मूवमेंट जो हुई उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद लिमिटेशंस की बात करेंगे और बाद में क्या क्या डिसीजन हुए दांडी मार्च के बाद, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर लेक्चर को खत्म करने से पहले क्विक रिवीजन जरूर करेंगे जिससे आपको सारी की सारी चीजों का एक स्नैपशॉट मिल जाए। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, इसमें कई ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो कि आपने अभी तक शायद ना पढ़ी हो, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स आप जो देखोगे वो बहुत रिसर्च के बाद मैंने बनाए हैं। तो आपको हर एक चीज हर एक जगह से एक जगह कोलेट करके मिलेगी जिससे आपको कहीं और इन चीजों को ना ढूंढना पड़े। तो देखो शुरू करते हैं दांडी मार्च। तो दांडी मार्च का ईयर आपको पहली चीज ध्यान रखने 1930 में शुरू हुआ था। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले ये देखिए। विथ रेफरेंस टू दांडी मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? It marked the beginning of civil disobedience movement. It was the first instance of nationwide movement under Gandhi leadership. 3 पॉइंट दिए हैं, ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है which of the following rights were recognized under the Gandhi Irwin Pact? Manufacture of salt by Indian, peaceful picketing of foreign clothes shop, holding of national flag. ठीक है। Which foreign journalist report on the Dharasana Satyagraha exposed British brutality to the world? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं लेकिन इसे किसी और लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी हम लेक्चर के बाद एक बार देखेंगे इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। पहले हम लोग लेक्चर को समझ लेते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ मूवमेंट की। तो अगर मैं बात करूं दांडी मार्च की तो इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, बहुत तरह के नाम दिए गए। सबसे पहली चीज, इट वॉज ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें किसी भी वायलेंस का प्रयोग नहीं किया गया था। पूरी मूवमेंट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से की गई थी। 24 दिन की मूवमेंट चली थी जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। अब ये जो डेट है 6 अप्रैल 1930, ये दांडी मार्च की डेट इसलिए चुनी गई थी, इसका भी एक पर्पस है जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इट वॉज द डेट फॉर द फर्स्ट डे ऑफ नेशनल वीक। अब ये नेशनल वीक क्या था?
ये नेशनल वीक 1919 में शुरू हुआ था, जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो नेशनल हड़ताल करी थी। एक जो उसका जो नेशनल वीक की बिगिनिंग थी वो 6 अप्रैल को थी, इसीलिए ये डेट स्पेसिफिकली चुनी गई थी। तो ये डेट कोई नॉर्मल ऐसी मन में नहीं आया तो चुन ली। गांधी जी ने सोच समझ के 6 अप्रैल जो थी वो डेट चुनी थी दांडी मार्च को खत्म करने के लिए। जो रूट था इसका वो शुरू हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेके दांडी, जो कि नवसरी डिस्ट्रिक्ट में गुजरात की एट प्रेजेंट। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है पैदल मार्च किया था 24 दिन के लिए। लीडर इसके महात्मा गांधी थे। करीब 385 किलोमीटर का डिस्टेंस चला था। और उस समय अगर मैं वाइसरॉय की बात करूं तो लॉर्ड इरविन उस समय वाइसरॉय थे, तभी गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था वो बहुत फेमस हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉजेस की। तो देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मूवमेंट शुरू क्यों हुई, क्या रीजन था। तो इसके पहले मैं आपको एक बार बैकग्राउंड का आइडिया दे देता हूं, ठीक है। देखिए आपको ये, अगर आपने हिस्ट्री को फॉलो किया हो तो आपको ये पता होगा कि बीच में कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो गए थे। उसके बाद जब कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट कंबाइन हुए, उसके बाद जब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ 1929 में, ठीक है, तो उस समय गांधी जी को यह कहा गया था कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिससे क्या कहते हैं अपने पूर्ण स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट का जो सफर है वो कांग्रेस ने डिसाइड कर लेते कि हम इस तरह से नॉन वायलेंट तरीके से शुरू करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि कौन सी चीज ऐसी है जिससे गांधी जी अपनी मूवमेंट को शुरू करें। बहुत सारे सजेशन आए थे। किसी ने कहा कि हम बॉयकट कर देते हैं, किसी ने कुछ बोला, लेकिन गांधी जी ने जो ब्रिटिश का सॉल्ट एक्ट था, ठीक है, जो ब्रिटिश का एक्ट था सॉल्ट एक्ट, उसके खिलाफ गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मूवमेंट करेंगे। तो जो सॉल्ट एक्ट था इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो सबसे पहली चीज आप समझो सॉल्ट टैक्स। तो अब ये क्या था पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ब्रिटिश का क्या था, ब्रिटिश ने मोनोपोली कर रखी थी प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ सॉल्ट की। मतलब जो भी नमक इंडिया में प्रोड्यूस होगा वो ब्रिटिश प्रोड्यूस करके वो ही बेचेगा। और उसमें क्या होता था 8.2% से लेके 12% तक टैक्स जो था वो ब्रिटिश जो था वो उसमें ऐड कर देता था, जिससे जो गरीब से गरीब लोग थे उनको भी जो सॉल्ट था, नमक जो था वो महंगा पड़ता था, जो कि बहुत हर्ट होता था। सॉल्ट टैक्स से एक रूल और बनाया हुआ था कि जो इंडियंस हैं दे कैन नॉट कलेक्ट और मैन्युफैक्चर और सेल सॉल्ट। ना तो वो नमक बना सकते ना वो नमक बेच सकते, जिससे क्या होता था उनको ये फोर्स किया जाता था कि जो हेवली टैक्स सॉइल है, सॉल्ट है, उसको खरीदे, जिससे कि ब्रिटिश के जो तिजोरियां हैं वो भरती जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने कहा कि ये जब गांधी जी ने आइडिया किया तो लोगों ने कहा कि इससे क्या फायदा होगा भाई, मतलब इससे। लेकिन गांधी जी ने उस टाइम पे ये बोला कि जो सॉल्ट एक्ट है इससे अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर एक के लिए सॉल्ट जो है इट इज ए बेसिक नेसेसिटी। और हमें मूवमेंट वो करनी चाहिए जिसमें खाली एक तबका नहीं बल्कि सारे के सारे लोग जो हैं वो जुड़ के सामने हैं। इसलिए सॉल्ट टैक्स जो था, जो सॉल्ट सत्या एक्ट था, वो गांधी जी ने सबसे पहले चुना, जिसके लिए दांडी मार्च को शुरू किया गया। दूसरा रीजन था, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया भी, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1929 में जब पूर्ण स्वराज पास हो गया था उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ चीजों को शुरू करना चाहती थी। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट मिलकर काम करना चाहते थे, जिसलिए गांधी जी को अथॉरिटी दी गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की। इसके अलावा अब ऐसा नहीं था कि मूवमेंट बस गांधी जी उठे और सो के शुरू कर दी। जब धीरे धीरे जब ये आइडिया है उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे लेटर लिखे लॉर्ड इरविन को, लेकिन उसका कोई एज यूजुअल ब्रिटिश ने अपने कान बंद कर रखे तो कोई रिप्लाई नहीं गया, ना तो कोई लेटर का रिप्लाई आया, ना कोई एश्योरेंस मिली। तो फिर 2 मार्च 1930 को एक लेटर लिख के गांधी जी ने अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की मांग करी। जब वो सारी डिमांड इग्नोर हो गई तो सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ जो को तोड़ने का गांधी जी ने फैसला किया। लेकिन लॉ तोड़ने का फैसला जो उन्होंने किया, उन्होंने कंडीशन रखी थी इट विल बी नॉन वायलेंट, बिल्कुल सत्याग्रह के तरीकों से होगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगी, और अगर अरेस्ट करेगी तो चुपचाप लोग अरेस्ट होके जेल में चले जाएंगे। दीज वर द कंडीशन टू लॉन्च दिस मूवमेंट। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया टू मोबिलाइज मासेस, लोगों को जोड़ना दूसरा ऑब्जेक्ट था, जिससे अब लोगों के हर एक इंसान के मन में अपना सेल्फ रूल की, सेल्फ गवर्नमेंट की चाहत उत्पन्न हो। तो इसलिए टू मोबिलाइज द मासेस एंड लॉन्च ए नेशनल वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तो अब बात करते हैं हम लोग की इवेंट्स की।
तो अगर मैं की इवेंट्स की बात करूं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कब से मूवमेंट शुरू हुई। तो मार्च 12 को गांधी जी और उनके 78 सत्याग्रही ने साबरमती आश्रम से पूजा करने के बाद मार्च शुरू करी। ये जो मार्च थी ये 4 डिस्ट्रिक्ट और 48 विलेजेस को होते हुए पहुंची दांडी। वहां पे रस्ते रस्ते में गांधी जी ने स्पीच दी, लोगों को अपने साथ लेके खड़ा किया, आगे और बहुत सारे वॉलंटियर्स को अलोंग द वे रिक्रूट करते गए और मार्च की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती गई। 6 अप्रैल 1930 को 8:30 बजे सवेरे गांधी जी ने प्रेयर करके दांडी मार्च करते हुए समुद्र तक पहुंचे। उन्होंने वहां पे सॉल्ट को उठाया, सॉल्ट बनाया और सिंबॉलिकली सॉल्ट लॉ को तोड़ा। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पे सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया। जब ये सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया तो उसके बाद क्या प्लान था कि गांधी जी का क्या प्लान था मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, जब वहां पे मूवमेंट खत्म नहीं होनी थी उसके बाद एक और स्टेज था। वो स्टेज था कि धरासना, गुजरात में एक धरासना जगह थी जहां पे ब्रिटिश क्या करती थी, फैक्ट्रीज थी जहां पे वो प्रोडक्शन और स्टोरेज ऑफ सॉल्ट को कंट्रोल करती थी। वहां से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके अलग अलग जगह बेचा जाता था। तो ये प्लान था कि उसके बाद गांधी जी मार्च करते हुए वहां तक जाएंगे। तो 4-5 मई को, उससे पहले जब गांधी जी को धरासना जाना था उससे पहले 4-5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। बिफोर धरासना एक्शन शुरू होता उससे पहले अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो अब्बास तैयब, तो अब कोई और लीडर चाहिए था। तो पहले अब्बास तैयब जी और फिर कस्तूरबा गांधी। ठीक है, पहले अब्बास तैयब जी ने इस मूवमेंट को लीड किया, लेकिन जब उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया तो कस्तूरबा गांधी ने लीड किया। जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था तो सरोजनी नायडू ने इस धरासना सत्याग्रह को लीड किया। तो लीडर्स में आपको ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू ने धरासना सत्याग्रह को फाइनली लीड करके 21 मई 1930 को जब ये सत्याग्रह को वहां पे पहुंचा गया तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया, बहुत मारा गया, लेकिन ना तो सत्याग्रहियों ने वापस जवाब दिया, जिन्हें अरेस्ट किया गया वो चुपचाप अरेस्ट हो गए। मतलब वो जब ब्रिटिश ने इस तरह से मारा तो पूरे वर्ल्ड में उनका जो ट्रीटमेंट था उसकी निंदा हुई, लोगों ने बहुत बुराई करी, लोगों ने बहुत अलाना की, काफी न्यूज़पेपर ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश रूल को। तो ये एक तरह से सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की वजह थी। अब हम लोग बात करते, देखो तो ये तो आपने समझ लिया कि किस तरह से मूवमेंट हुई। अब इसके आउटकम्स क्या हुए, क्या क्या चीजें हुई जो ये मूवमेंट जब करी गई उसके बाद क्या क्या आउटकम आए। तो सबसे मेन आउटकम जो था वो था गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट था वो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। ठीक है, जनवरी 1931 में जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, मई 1930 में, जनवरी 1931 में गांधी जी को रिलीज किया गया, जिससे कि गांधी जी जो है वो कांग्रेस के बिहाफ पे उनसे बात कर सके। गांधी जी और लॉर्ड इरविन की जो बातचीत थी वो दिल्ली में हुई थी और जो पैक्ट साइन हुआ था उसको कॉमनली गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। 5 मार्च 1931, ये डेट याद रखिएगा। अब देखो क्या पैक्ट था और क्या क्या, भाई जब भी पैक्ट साइन होता है मतलब क्या होगा कि कुछ ब्रिटिश ने मांगा गांधी जी से, कुछ गांधी जी ने मांगा ब्रिटिश से। तो क्या क्या हुआ था देखिए। तो सबसे पहला ब्रिटिश ने यह एग्री किया कि जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के खिलाफ जितने भी ऑर्डिनेंसेस, प्रोसिक्यूशन, अरेस्ट, जितने भी लोगों का वो है वो सारे के सारे ऑर्डिनेंसेस और प्रोसिक्यूशन विड्रॉ किए जाएंगे। दूसरा जो ब्रिटिश ने माना कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर, जिन सत्याग्रही को अरेस्ट किया गया था उन सबको छोड़ दिया जाएगा, खाली उन लोगों को छोड़ के जिनके ऊपर वायलेंस का आरोप था, क्योंकि कई जगह वायलेंस भी हुई थी लेकिन इतने जो भी थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा जो सबसे मेजर वजह थी वो थी कि इंडियंस वर अलाउड टू मेक सॉल्ट फ्रीली इन देयर कोस्टल विलेजेस। अपने कोस्टल विलेजेस में इंडियंस जो थे वो आराम से सॉल्ट बना भी सकते थे और बेच भी सकते थे। नेक्स्ट, जितनी भी प्रॉपर्टीज जो कॉन्फिस्केट की गई थी उन सबको छोड़ दिया जाएगा सत्याग्रही की। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट जो था कि पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप, कि अगर किसी को जो बाहर के कपड़ों की वो है शराब की दुकानों में पीसफुल पिकेटिंग करनी है तो वो अलाउड था। अब बात आती है कांग्रेस ने क्या क्या माना। तो पहली चीज जो कांग्रेस ने मेजर डिसीजन लिया, इट वाज टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस टाइम पे जब ये पैक्ट साइन हुआ तो ये डिसाइड किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया जाएगा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले ही हो चुकी थी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं एक और लेक्चर में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे।
डिस्कस करने के लिए कि आगे का क्या तरीका होना चाहिए। ब्रिटिश गुड्स जितने भी उनका बॉयकट नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिन्हें खरीदना है वो खरीदा जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशंस होंगी, ये सारे की सारी जो चीजें है उसमें कांग्रेस जो है वो पीसफुली पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो ये था कि इंटरनेशनल सिंपैथी मिली और बहुत सारे लोग मिलके आए, ठीक है। तो ये तो था हमारे गांधी इरविन पेक के डिसीजन। अब हम लोग बात करते हैं की लीडर्स ऑफ दांडी मार्च की। तो देखिए जो पहले लीडर थे वो थे महात्मा गांधी, ये तो आप सभी समझ गए होंगे अभी तक डिस्कस करते हुए। नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो लोकल सपोर्ट था और जो गुजरात में लॉजिस्टिक्स थे वो सारा अरेंजमेंट किया था, लेकिन जब मार्च शुरू हुई थी उनके पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट लीडर थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने फाइनली धरासना सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था, ठीक है, गांधी जी के अरेस्ट के बाद। अगले लीडर थे सी राजागोपालाचारी, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के। ही लेड ए पैरेलल शॉर्ट मार्च। इन्होंने जैसे दांडी मार्च हुई थी वैसे त्रिची से लेके तमिलनाडु के वेद नारायण तक इन्होंने एक पैरेलल शॉर्ट मार्च ऑर्गेनाइज करी थी। अब्बास तायब जी, जिन्होंने गांधी जी के बाद लीडरशिप ली थी। प्यारेलाल नैयर, ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे और मार्च के जितने भी क्रॉनिकल मतलब जो भी इवेंट्स थे उनको रिकॉर्ड रखना, उनको लिखना, ये प्यारेलाल इनका काम था। विनोबा भावे, ही वाज द टू लीड द फर्स्ट सत्याग्रह एट परारदी विलेज बिफोर दांडी, ठीक है। तो दांडी से पहले जो एक और सत्याग्रह हुई थी उसके लिए विनोबा भावे को चुना गया था। इसके अलावा बात करते हैं कोई और कौन कौन सी मार्च हुई थी। तो जैसा मैंने बताया सी राजागोपालाचारी ने तमिलनाडु में त्रिची से वेदनारायण तक मार्च की थी। के केलपन ने केरला में कैलिकट से प्यानोनर तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में इलाहाबाद में एक और सॉल्ट सत्याग्रह किया था, लेकिन सबसे फेमस दांडी मार्च का ये जो सत्याग्रह वही है। सैफुद्दीन किचली, डॉक्टर राजेंद्र प्रताप। तो अलग अलग जगह आप देखोगे किस तरह से हर एक रीजन में किसी न किसी लीडर ने अपनी तरफ से कोशिश करी थी पार्टिसिपेट करने के लिए सत्याग्रह में। अब हम लोग बात करते हैं इंपैक्ट एंड आफ्टरमैथ की, क्या इंपैक्ट हुआ इस मूवमेंट का और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। तो देखो सबसे बड़ी चीज, इट वाज ए मास सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। जो पर्पस था लोगों को जोड़ना, वो इसमें बहुत सक्सेसफुल हुआ था। मिलियंस ऑफ इंडियन ने बाद में जब ये डिसीजन हुआ गांधी इरविन पेक का, उसके बाद उन्होंने सॉल्ट बनाना शुरू किया, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि वुमेन भी जो थी, क्योंकि देखो ये ऐसी चीज थी जिसमें वुमेन का सबसे बड़ा रोल था, तो वुमेन जो थी वो भी बढ़ चढ़ के आगे आई। कई नाम आपने पढ़े, सरोजिनी नायडू। इसके अलावा जो लोकल वुमेन हर एक एरिया की थी वो भी बढ़ चढ़ के आई। इसके अलावा ये मूवमेंट खाली सॉल्ट तक नहीं रुकी थी। कई अनपॉपुलर फॉरेस्ट लॉ जो थे, जो कि अलग अलग रीजन में जैसे बॉम्बे मैसूर में, वो भी लोगों ने मना किया, फॉरेस्ट टैक्स देने को मना किया। गुजराती के जो गुजराती किसान थे, दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, ठीक है, चाहे उनकी क्रॉप्स को क्या कहते हैं लैंड को भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, लेकिन तब भी उन्होंने टैक्स देने को मना किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बनी, हर एक लोगों ने अपनी तरफ से नॉन वायलेंट तरीके से पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। इसके अलावा जो और मेजर वो थे, ब्रिटिश गुड का बॉयकॉट होना शुरू हुआ, मास पार्टिसिपेशन हुई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी, इंटरनेशनल अटेंशन। ये जो मार्च थी, इसको जो ब्रिटिश की एट्रोसिटीज थी उसको कई जर्नलिस्ट, जिसमें एक नाम आता है वेब मिलर का यूनाइटेड प्रेस के, उसने रिपोर्ट किया ब्रिटिश न्यूज़पेपर में किस तरह से ब्रिटिश जो है वो ब्रुटैलिटी पे उतरा हुआ है, नॉन वायलेंट लोगों को मार रहा है और अरेस्ट कर रहा है, जिससे इस मार्च को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली। नेक्स्ट, लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म की बात करें, देखो हर एक मूवमेंट एकदम से इंडिपेंडेंस नहीं मिली, तो हर एक मूवमेंट की कुछ लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म भी होती है। तो पहली क्रिटिसिज्म क्या थी कि इसमें कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ था। ये जिस चीज के लिए जो रीजन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने का, वो कांग्रेस ने कॉल ऑफ तो किया, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कोई जिक्र नहीं हुआ था। कुछ जो लीडर थे जिन्होंने वायलेंट, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको रिलीज नहीं किया गया। इसके अलावा कई लीडर्स ये भी मानते थे कि हमने एक तरह से जैसे ब्रिटिश को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हमारा गोल था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खाली एक पैक्ट के होने पे उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया था। तो ये डिफरेंट ओपिनियन थी जो कि लिमिटेशन क्रिटिसिज्म में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला था, ठीक है। इसके अलावा 1932 में कम्युनल अवार्ड जब आया,
उसके बाद क्या हुआ, फिर से वापस रिप्रेशन होने लगी, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया गया था 1932 में। तो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके आगे आपको पता होगा कि बहुत सारी मूवमेंट और भी आई, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेन आई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, बहुत सारी चीजें आई जिसको हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। तो अब एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसका। तो देखो, दांडी मार्च जो कि मैंने बताया, सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 6 अप्रैल से हुआ था 24 दिन के लिए। महात्मा गांधी, रूट लिया गया था साबरमती आश्रम से दांडी, डिस्टेंस अराउंड 390 किलोमीटर का था। स्टार्टिंग में 78 सत्याग्रही थे। ऑब्जेक्टिव था सॉल्ट लॉ को तोड़ना। की फीचर से गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नॉन वायलेंट तरीके से सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की फॉर्मल शुरुआत हुई थी इसी मूवमेंट से। धरासरा सत्याग्रह मई 1930 में, लीडर्स इसमें थे अब्बास साहेब जी और सरोजनी नायडू आफ्टर हिज अरेस्ट। प्लेस जो थी वो थी धरासना सॉल्ट वर्क, जो कि दांडी के पास है, जहां पे ब्रिटिश प्रोड्यूस करती है सॉल्ट को। की फीचर्स इसके नॉन वायलेंट वॉलंटियर मार्च टू सॉल्ट डिपो, और वहां से अरेस्ट किए गए। तो देखो, ये दो लीडर याद रखिएगा, सरोजनी नायडू फॉर धरासना सॉल्ट सत्याग्रह, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि सत्याग्रह रिलेटेड टू गांधी जी, ऐसा नहीं था, इसलिए ये कॉमन मिस्टेक एग्जाम में होती है जिनको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जर्नलिस्ट वेब मिलर का ध्यान रखना है, जिसने क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जितने सारे आउटकम थे वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने क्या क्या थे। गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड किया था और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए हामी भरी थी। इसके अलावा दूसरी चीज जो हुई थी, सॉल्ट जो था, उसके जो सॉल्ट एक्ट था उसको रिजेक्ट करके लोगों को अलाउ किया गया था टू मेक सॉल्ट फ्रीली। ये मेजर आउटकम था गांधी इरविन पैक्ट का। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो विथ रेफरेंस टू दांडी मार्च 1930, which of the following statement are correct? It marked the beginning of civil disobedience movement. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। It was the first instance of a nationwide movement under Gandhi's leadership. देखो, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ऐसे ही घुमाया जाता है। It was the first instance of nationwide movement under Gandhi leadership. तो अगर मैं बात करूं दांडी मार्च की, तो पहली बात ये नेशन वाइड मूवमेंट नहीं थी, ये खाली एक जगह पे, ये मास मूवमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन नेशन वाइड मूवमेंट नहीं थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन, ये सही है। तो ऑप्शन हुआ आपका 1 और 3। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि क्या वर्डिंग यूज किए गए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे देखेंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो टॉपर और रिजेक्शन में फर्क डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वर रिकॉग्नाइज्ड अंडर गांधी इरविन पैक्ट? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय इंडियंस नियर द सही बात है। पीसफुल पिकेटिंग ऑफ फॉरेन टूल शॉप, ये भी सही बात है। होल्डिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इन पब्लिक मीटिंग, ये ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, तो दिस इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर हुआ 1 और 2 ओनली। विच फॉरेन जर्नलिस्ट रिपोर्ट ऑन द धरासना सत्याग्रह एक्सपोज ब्रिटिश ब्रुटैलिटी टू द वर्ल्ड? तो आपका करेक्ट आंसर, मैंने बहुत बार नाम लिया इसका लेक्चर में, वेब मिलर। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उसके मैं अलग लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस इसके, लेकिन अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसको आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे हर एक मूवमेंट के और हर एक डिस्ट्रिक्ट के। आप इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और मूवमेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।